दोस्तों, बहुत सारे विषय होते हैं जिन पे बात करना होती है और मैं आज आपको बता दूं कि आज की सुबह एक बिहार के जाने माने कवि हैं यतीश कुमार, उनकी एक कविता पढ़ते हुए मुझे जो बात सामने आई कि जिस तरीके से एक बच्चा बड़ा होता चला जाता है और अभिभावकों को पता नहीं होता, वो उसकी पुरानी शर्टों को सोचते हैं पहनाते रहें, लेकिन समस्याओं की तरीके से उसकी शर्ट छोटी हो जाती है, नाप बड़े हो जाते हैं। यही हाल कहीं न कहीं देश और दुनिया पर भी काम करता है। शहर की विस्तार की सीमाएं बढ़ जाती हैं, शहर में बाहर से भी लोग आ जाते हैं। सी टाइम्स के मंथन कार्यक्रम में आज हम ऐसे ही एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं और आपको हम बता दें, हमारे बीच में हैं आदित्य त्रिपाठी जी, बहुत युवा और युवाओं के विषय पर बहुत गंभीर चिंतन है। त्रिपाठी जी, हम आपका स्वागत करते हैं धन्यवाद। मंथन कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी वजह जो युवाओं को लेके हमेशा सामने आती है कि रोजगार की एक समस्या है। जी। सरकारी नौकरियों के लिए बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं अपने ऐड निकालती हैं, उनको युवाओं को आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। नौकरी थोड़ी है, आवेदन ज़्यादा है। जी। क्या लगता है आपको? अगर हम इसके मूल पे जाएं तो अंग्रेजों के समय पे हम देखें, ये जो एक प्रशासनिक सुविधा या प्रशासनिक जो एक तंत्र प्रारंभ हुआ, वो इसकी जड़ें हमें अंग्रेजी शासनकाल में मिलती हैं। उन्होंने शासन करने के लिए व्यवस्था बनाई, लेकिन जब वो गए पर उसके जो एक तत्व थे, उपनिवेशिक साम्राज्य के जो तत्व थे, वो छोड़ के गए और उसी के अंश आज हमें इस पूरे सरकारी जॉब और इसके महकमे में दिखते हैं। और धीरे धीरे ये एक जीवन स्तर में सुधार लाना, देश की प्रगति में हाथ बटाना और देश को नई दिशा दिखाने के रूप में एक विकल्प के रूप में उभरा। और यहाँ तक कि 1780s के डिकेड में ये कहा जाने लगा कि एक स्टील फ्रेम है सरकार का। लेकिन बाद में इसका जिस कदर से एक इंडस्ट्री के रूप में पनपना हुआ, वो एक देश का दुर्भाग्य बन गया। जो जो ये सरकारी जॉब और सरकारी जॉब का एक तंत्र था जो देश को बेहतर दिशा दिखा सकता था, वो आगे चल के आज के समय में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, एक दैत्याकार इंडस्ट्री हो गई है, जिसका अब मेन पर्पस है युवाओं को इसी के कुचक्र में फंसा कर रखना और जिससे वो इसमें लगातार अपनी श्रम के, अपने धन के, अपने एक अपना जो उनका एक प्राइम उम्र होती है, जिसको हम उनका प्रधान समय काल बोलते हैं, वो पूरा उसमें वो झोंक दें और बाकी चीज़ों पे वो ध्यान ना आकर्षित कर पाएँ, उसमें फंसे रहें। इसमें कहीं ना कहीं सरकार है जिम्मेदार है, लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगती है वो एक जो कोचिंग माफियाओं का तंत्र है, वो मुझे लगता है कि उन्होंने इस चीज़ को इतना बड़ा एक आकार दिया। बड़े लुभावने विज्ञापन आते हैं, बिल्कुल। वो दिखाते हैं कि आपका बच्चा फलानी कंपनी में सीईओ हो सकता है, आप आईटी सेक्टर में आप बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं, सरकारी नौकरियों में। और इसके साथ साथ एक और बात होती है कि अभी भी आज हम आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारी मानसिकता भी समाज में बच्चे को लेके ये रही है कि कोई भी लड़का सरकारी नौकरी में है तो ये मान लिया जाता है कि उसका भविष्य सुरक्षित है। जी। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम करता है। जी, जैसे पहले आज से बहुत हजारों साल हम पहले देखें तो जीवन के उद्देश्य होते थे कि हमें एक स्वतंत्र आवास ढूंढना है, सुरक्षित जीवन यापन करना है। फिर समय बढ़ता गया, फिर जीवन का लक्ष्य बढ़ने लगा, दार्शनिक आए, उन्होंने बोला कि जीवन का लक्ष्य में मोक्ष है, ऐसी अवधारणाएं लगने लगी। फिर समय बदलने लगा, हम औपनिवेशिक काल में आए, फिर जीवन का लक्ष्य ये हो गया कि हमें आज़ादी के संग्राम में हाथ बटाना है। लेकिन अभी विगत 60 से 70 सालों में एक भारतीय मध्यम वर्गीय भारतीयों का जीवन का लक्ष्य ये हो गया कि हमारे जो भी पुत्र या पुत्री हैं, उनके जीवन का लक्ष्य अगर उन्होंने यही सार्थक है कि अगर वो एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें, उनके नैतिक व्यवहार, नैतिक मूल्यों में उन्नति और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उन्नति या सामाजिक रूप से रचनात्मकता, इनसे उनको कोई प्रभाव नहीं है। उनका ये एक सिंगल मोटो हो गया है कि एक सरकारी नौकरी करना। लेकिन इसमें एक बात आती है, जैसे कि अभी देखने में आता है कि नौकरियों के अवसर कम हैं, आवेदक ज़्यादा है।
जी 200 पोस्ट हैं, 20,000 आवेदक आ गए हैं। और इसके बारे में भी ये कहा जाता है उसमें वो जो उनको एप्लीकेशन है उसमें हाँ कुछ आवेदन फीस है। वगैरह लगती है, ड्राफ्ट वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होता है। तो सरकार कहीं इसको वो जरिया तो नहीं बना रही? अगर आप इसको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करेंगे तो आपको ये लगेगा। अब जैसे 20 से 22 साल की उम्र में एक बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, स्नातक को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद 5-6 साल उसकी जो आयु होती है वो रोजगार प्राप्ति की होती है। अगर वो सरकारी नौकरी में लग गया, और आप अगर देखेंगे तो इस प्रणाली को ऐसी डिज़ाइन किया गया है कि आपको 5 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, 6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं। और अगर आप अमुक जाति वर्ग में आ रहे हो तो आपको अटेम्प्ट की संख्या ज़्यादा मिल रही है। और कई राज्य तो ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश, आपको 40 प्लस से ज़्यादा आयु तक आप पेपर देते चलो। तो ये प्रणाली भी ऐसी बनाई गई है कि आप इस चीज़ में फंस ही जाओ। और अगर आप देखो कई परीक्षाएं हैं जैसे एसएससी वगैरह, करोड़ों आवेदन आ रहे हैं, रेलवे में करोड़ों आ रहे हैं, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में 10-10 लाख आ रहे हैं। तो जब देश का इतना बड़ा युवा अगर इस चीज़ में एक बार भी वो एंटर कर जाता है तो वो 5 से 10 साल उसके इसी में फंस गए। अगर यही इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा जनतंत्र अगर रोजगार की मांग करता तो कितना बड़ा उस पर एक सरकार पे दबाव हो जाता है। इसीलिए इसको डिज़ाइन भी ऐसा किया गया है कि इसमें अगर व्यक्ति जाए तो फिर वो उस कुचक्र में ही फंस जाए, और जो एक विस्कस साइकिल है उसी में फंस के रह जाए। यानी युवाओं को गुमराह कर दिया जाता है कि आवेदन दे दिया है, वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है। कई बार जैसा अभी पीएससी में हुआ कि रिजल्ट आने की अब स्थिति में बहुत लोग रुके हैं, उनके रिजल्ट ओपन नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, कभी न्यायालयीन व्यवस्थाएं सामने बिल्कुल आ बिल्कुल। जाती हैं। कभी कभी मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँ कि मिनी पीएससी का एक प्रयोग हुआ था जो मध्य प्रदेश में। जी जी मिनी पीएससी के एग्ज़ाम दिए गए, बाद में पूरी मिनी पीएससी जो व्यवस्था थी वो हटा दी गई। लेकिन उस समय जिन बच्चों ने परीक्षा के फॉर्म भरे थे, जिन पोस्ट के लिए आवेदन दिया था, वो इसी मुगालते में रह आए कि बाद में कभी उनको अवसर मिल पाएगा, लेकिन फिर नहीं मिला और वो फिर ओवरेज हो गए। जी बहरहाल ये मुद्दा अलग है, लेकिन इसी तरीके की कुछ स्थितियां सामने आती हैं और युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती बन जाती है कि वो आगे जाके जब ओवर एज होने की स्थिति में आते हैं तो क्या करें। जी। अभी जैसे आपने मिनी पीएससी की बात करी कि उनके रिजल्ट और उसमें इतना समय लग गया कि वो ओवर एज हो गए। ऐसे ही अगर हम अपने मध्य प्रदेश में देखें तो 2019 में पीएससी हुई तो उसके बहुत से परिणाम आज भी नहीं आए। और जो बच्चे उस समय अपने उम्र के आखिरी चरण पे थे, परीक्षा की उम्र के आखिरी चरण में, और वो अभी तक कईयों के शादी हो गई है, बाल बच्चे हो गए हैं, और वो अभी तक अपने रिजल्ट के प्रतीक्षा में हैं। तो वो, और क्योंकि अगर हम देखें इसको और एनालिसिस करके देखें तो ना तो हमारे यहाँ की अदालतें इसको बहुत त्वरित समाधान करना चाहती हैं, ना तो प्रशासन। जैसे मध्य प्रदेश में एक नियम है कि मध्य प्रदेश में एक समस्या है अभी पिछले कई सालों से, जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो उन्होंने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का नियम लगाया कि हम ओबीसी आरक्षण 28% कर देंगे, जो उससे पहले 14% थी। लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। फिर नई सरकार आई तो उस चीज़ को उन्होंने यथावत वैसे ही कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि रिजल्ट 2 बनेंगे। अगर ओबीसी के पक्ष में फैसला आता है तो हम उनको, उनके लिए एक अलग रिजल्ट बनाते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए अलग बनाते हैं, और जैसा कोर्ट का आदेश आएगा हम वैसे चीज़ें करेंगे। उससे क्या हुआ, कट ऑफ बढ़ गए, क्योंकि आप 2-2 लिस्टें बना रहे हो, कट ऑफ ज़्यादा आने लगे। अगर कट ऑफ 70 आ रहा तो 80 आने लगा, और जो संभावनाएं थी ज़्यादा लोगों के पास होने की वो भी कम तो होने लगी। और लोग पास होने के बाद मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में पहुंचने के बाद भी संशय में रहते थे कि अगर मैं ओबीसी के पक्ष में आ गया तो मैं नहीं निकल पाऊंगा। जनरल वाला सोच रहा है अगर मेरे पक्ष में नहीं आया तो कैसे। तो प्रणाली ऐसी बनती जा रही है कि उनको कोई रास्ता ही नहीं दिखता, वो मतलब फंसते ही जा रहे हैं। और समाधान ना तो जुडिशरी हमारी कर रही है, ना तो प्रशासन। अभी जैसे कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है लेकिन अभी तक एग्जीक्यूटिव लेवल पर उसका कोई समाधान नहीं निकला।
आदित्य, एक चीज जानना चाहते हैं, ठीक है मान लिया कि सरकार और व्यवस्थाओं में इस तरीके की हैं, पर युवाओं में एक अपने तरह से जागरूकता कैसे आएगी कि वो नौकरियों का मोह छोड़ के अपने तरह से एक अपने कैरियर का चुनाव करें? देखिए, मेन चीज़ है कि जागरूकता एक ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि मैंने एक किताब पढ़ ली जागरूकता आ गई, या मैंने एक साइंस की बुक पढ़ ली तो मेरे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया। वो पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, उससे आप सीखते हैं आपके चारों तरफ का समाज कैसा है। आज एक बच्चा पैदा होता है तो बचपन से वो देखता आ रहा है कि पुलिस वाले की कार प्रणाली देख रहा है तो उसके अंदर एक उन्माद हो गया, वो कलेक्टर को देख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इन नौकरियों में आज भी वो औपनिवेशिक काल की, ब्रिटिश काल की प्रवृत्तियां मौजूद हैं। आज हमारे यहाँ कलेक्टर और एसडीएम को राजा की दृष्टि से देखा जाता है, उनका अहंकार भी उसी स्तर का होता है। अभी हम डेली न्यूज़ पे देखते हैं कि किसी ने किसी आईएएस ऑफिसर की फ़ोटो पे कमेंट या रिएक्ट कर दिया तो उसको पुलिस उठा के ले जा रही है। मतलब वो आज भी उसी प्रवृत्तियाँ उनके अंदर मौजूद हैं और समाज भी उनको उसी रूप में देखता है और वो खुद भी अपने आप को उसी रूप में देखते हैं। तो उसके बाद जब व्यक्ति बड़ा होता है, जब वो वैवाहिक स्थिति में आता है, तो हमें ये भी देखते हैं कि अधिकतर ऐसे युवाओं, चाहे वो योग्य हों या ना हों, अगर वो अमुक सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद घर परिवार में अगर आप अपने माता पिता की सेवा ना भी करो पर आपके पास एक जॉब है तो आपको ज़्यादा इज्जत मिलेगी। मतलब इसका जो एक प्रभाव क्षेत्र है वो बहुत समग्र है। तो जब व्यक्ति, युवा ऐसी चीज़ें देख रहा है कि इस नौकरी का प्रभाव क्षेत्र इतना बहुआयामी है, मुझे हर हर दिशा में इतने तत्व देखने को मिल रहे हैं जो मेरे लिए बहुत हर दिशा में मुझे ये खुश कर सकते हैं, तो उसका रुझान उधर जाता भी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं हम देखें जो हमारा ये हिंदी पट्टी का बेल्ट है, उसमें ये रुझान टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। साउथ के राज्यों में आप जाओगे तो वहाँ उतने आपको टेंडेंसीज नहीं मिलेंगी। अगर हम रिजल्ट भी देखें, यूपीएससी का देख लें या एसएससी का इनका, तो अधिकतर ये जो अपना नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है यहाँ टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ये पद्धतियाँ और ज़्यादा तीव्र हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों के समय भी अगर सिविल सेवा बनी थी तो वो दिल्ली और इलाहाबाद से ही स्टार्ट हुई थी, तो वो चीज़ें आज भी है। और यहाँ अभी एक तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन वैसा नहीं हुआ जैसे साउथ में हुआ है, तो लोगों के पास जॉब नहीं थी, तो ये टेंडेंसी बढ़ गई। और उसके बाद जितने भी कोचिंग सेंटर्स का जो संकेंद्रण है वो भी इन्हीं स्थानों पे हुआ, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, तो जयपुर, ऐसे स्थानों पे। तो इन्होंने भी एक बहुत बड़ा कारण किया। उसके बाद हमारे यहाँ अगर देखा जाए जो युवा स्नातक होके निकल भी रहे हैं, जैसे रिपोर्ट्स भी आती हैं कि भारत के 90% इंजीनियर्स वो क्वालिफाइड ही नहीं है। मतलब डिग्री तो है लेकिन वो जॉब के लिए उतने उपयुक्त ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली, अकादमिक व्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि वो उनको एक केवल डिग्रीधारी बना रही है, वो उनको योग्य इंजीनियर या योग्य डॉक्टर नहीं बना पा रही है। बहुत अच्छी बात की आपने कि युवा जो है वो डिग्रियों के बोझ से दब रहा है और उसके पास अपने भविष्य के लिए जो ये नौकरियों का एक मोह जाल फंसाया जाता है उसमें उलझ जाता है। और दोस्तों, बहुत बड़ी बात है और अपने वैश्विक काल की जो बात की है त्रिपाठी जी ने, आदित्य ने, कि अंग्रेजों का जो मकसद था वो यहाँ सत्ता हासिल करना चाहते थे और उन्हें अपने कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत थी, उन्होंने इस तरह से व्यवस्था बनाई थी। लेकिन आज हम आज़ाद हैं, आज़ादी के एक लंबे अरसे के बाद हमें भी लगता है कि हम अपने युवाओं को एक बेहतर आगे बढ़ते हुए देखें, बेहतर उनके जीवन शैली को देखें, तो निश्चित तौर पर हमें उन नौकरियों के मोहजाल से और उस कोचिंग के जाल से बाहर निकल के अपने कैरियर के बारे में विचार करना होगा, जैसा कि सरकार ने किया भी है। कौशल विकास को लेके बहुत अच्छी योजना आई है कि बच्चों को पढ़ते पढ़ते हुए उनके कौशल विकास के लिए काम करें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज में उस वर्ग के लिए भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए जो कहीं ना कहीं काम करते हुए अपनी पहचान बनाता है। नौकरी वालों की तारीफ़ें करने से बेहतर है कि एक कारीगर की तारीफ़ की जाए, एक टेलर की तारीफ़ की जाए, एक कोई शू मेकर की तारीफ़ की जाए, तो धीरे धीरे विचार भी बदलता जाएगा,
और समाज भी बदलेगा। आदित्य भाई, बहुत अच्छी चर्चा की और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मंथन कार्यक्रम में आगे भी हम युवाओं के मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।